मैं अभी क्लास रिकॉर्ड भी करूंगा, मेरी आवाज़ तो आ ही रही होगी। स्टार्ट करते जा रहा हूँ मैं, फिर बाद में जी बात सर। करेंगे क्लास के बाद। आज हम अपने वीकली करंट अफेयर्स में जो पॉइंट्स हैं, वो जो क्वेश्चंस इस हफ्ते न्यूज़ में रहे हैं, हाईलाइट रहे हैं, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। चार ऑप्शंस आपके सामने आ रहे हैं: रवि कुमार दाहिया, बजरंग पुनिया। बजरंग पुनिया। बिल्कुल ठीक, बजरंग पुनिया सही है। बजरंग पुनिया। जी सर। 18 सितंबर 2022 को विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कांस्य जीतकर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 4 पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय बने। ठीक है, जी सर। 65 किलोग्राम में खेलते हैं, ध्यान रखिएगा। सेकंड, कौन सा देश श्रीलंका के लिए सबसे बड़ा द्विपक्षीय ऋणदाता बनकर उभरा है? ध्यान रखिएगा, अभी जैसे हाईलाइट में आया न्यूज़ की श्रीलंका की आर्थिक स्थिति काफ़ी बिगड़ गई थी, तो सबसे पहले तो ज़्यादा चीन ने ही मदद करी थी, लेकिन चीन से भी बढ़कर भारत आगे में। भारत है। भारत ने, बिल्कुल ठीक, भारत है। भारत। भारत श्रीलंका के लिए सबसे बड़ा द्विपक्षीय ऋणदाता बन गया है। जी जी जी। 2022 में 4 महीनों के लिए 4 महीनों में द्वीप राष्ट्र श्रीलंका को कुल मिला के 968 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण प्रदान किया है। ठीक है, भारत ने श्रीलंका के लिए सबसे बड़े ऋणदाता के रूप में चीन को पछाड़ दिया है। सर नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ बेटा। सर जैसे मतलब भारत ने जैसे मदद की श्रीलंका है, तो सर इन्होंने सर अपना रुपया को नहीं दिया, मतलब अमेरिकी डॉलर इसमें जा रहा था सर, जो समझ बेटा में आया सर। इंटरनेशनल करेंसी में करा जाता है ना ट्रांजेक्शन सारे, अच्छा तो सर तो अपना रुपया। अपने कंपेरेटिव वो अमेरिकन डॉलर ही कहा जाता है जिसमें जा जी जाता जी है। जी जी ठीक ठीक। सत्र 22-23 में के लिए भारत के लिए किस शहर वाराणसी। को पहली बार एससीओ पर्यटन या सांस्कृतिक राजधानी के रूप में नामित वाराणसी। किया गया है? वाराणसी है सर। वाराणसी, बिल्कुल ठीक। जी सर। एससीओ मतलब शंघाई सहयोग संगठन। जी जी राष्ट्र जी। अध्यक्षों की परिषद की 22वीं बैठक में के दौरान वाराणसी को पहली बार एससीओ पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में घोषित किया गया है। जी ठीक सर। है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सम्मेलन में भाग लिया था। यह प्रयास भारत और एससीओ सदस्यों के बीच पर्यटन, सांस्कृतिक और मानवीय आदान प्रदान को बढ़ावा देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ। किस देश को टाइफून तूफान नान मोंडाल के कारण बचाव व निकासी की चेतावनी जारी की गई है? फिलीपींस सर। ये ताइवान में आया था, दक्षिण कोरिया, फिलीपींस या जापान? सर। ये आया था जापान में। जापान में टाइफून यानी नान मोंडाल को लेकर चेतावनी जारी की गई थी। कागोशिमा शहर के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में तेज हवाएं चली रही थी और वहां बारिश हो रही थी, जिसको ध्यान में रखते हुए लोगों को वहां से निकलने की सूचना मतलब मना किया गया था, चेतावनी जारी की गई थी। ठीक है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जरूर है इसलिए, और कि टाइफून या तूफान के बारे में भी इसमें क्वेश्चन बनता है, तो ध्यान रखिएगा। आप इनका एक बहुत साधारण सा ये मैप लेकर आया हूँ। जैसे चक्रवाती तूफान, जैसे हम साधारण भाषा में कहते हैं, अलग अलग जगह पे अलग अलग नामों से बुलाया जाता है। कहीं टाइफून, ध्यान रखिएगा, अब मैंने इस मैप में पूरा मार्क करा हुआ, देखिए इस इलाके में टाइफून कहा जाता है इसे। ठीक है, होता वही है, लेकिन नाम सब जगह अलग अलग है, बस इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। इधर आते हैं तो हरिकेन्स। ठीक है, टॉर्नेडो हरिकेन्स भी नाम कहा से जाता है। हाँ टॉर्नेडो भी कहा जाता है सर। हाँ, इधर आपने अफ्रीका और इंडिया इस साइड में आ जाए, इंडिया के नीचे तो साइक्लोन्स, इधर यूएसए की तरफ हरिकेन्स। ठीक है ना, और एक चीज और ध्यान रखिएगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यानी उत्तरी गोलार्ध में ये इस डायरेक्शन में चलते हैं। ठीक है, घड़ी की दिशा में यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। वहीं सदर्न हेमिस्फीयर यानी दक्षिणी गोलार्ध में ये उल्टे साइक्लोन्स चलते हैं। उल्टे चलते हैं, एंटी एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज चलते हैं। जी ठीक है, जी। अगर इसके आप थोड़ा सा और डिटेल में जानना चाहें तो मतलब यही है, तूफान, आंधी या चक्रवात कहते हैं। टाइफून चीनी सागर और प्रशांत सागर में कहा जाता है इसका नाम। हेरिकेन कैरिबियन सागर और अटलांटिक महासागर में, पश्चिम भारतीय द्वीपों में। टोर्नेडो पश्चिमी अफ्रीका और दक्षिणी संयुक्त राज्य अमेरिका के गिनी भूमि में। विलीज उत्तर पश्चिम और ऑस्ट्रेलिया में।
ये अलग अलग नाम आ जाते हैं अलग अलग। ऐसी उष्ण कटिबंधीय चक्रवात हिंद महासागर में कहा जाता है, ठीक सर है ना। नमस्ते। इसी नमस्ते बेटा। इन सर सभी लेट हो प्रकार गया के सर, तूफानों कितनी स्लाइड लगी सर? का। हाँ बेटा। ये कितनी स्लाइड होगी सर? अभी 5, ठीक है। होगी अभी वो 5? हाँ रिकॉर्ड हो रही है बेटा क्लास, अगर कोई छूट गई हो तो देख लेना, रिकॉर्डिंग में अपलोड हो जाएगी, ठीक है। ठीक है सर। उष्णकटिबंधीय चक्रवात ऐसे हिंद सागर क्षेत्र में कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। वैज्ञानिक नामों में कह सकते हैं उष्णकटिबंधीय चक्रवात, बाकी अलग अलग जगह अलग अलग भाषा में जैसे कह सकते हैं। इन तूफानों की हाँ ध्यान रखिएगा, जो हवा जो तेज चलती है वो करीब 119 किलोमीटर प्रति घंटा, और बहुत तेज बारिश के नमस्ते साथ। सर। नमस्ते बेटा। गर्म उष्णकटिबंधीय महासागरों, हेलो सर, एक मिनट। नमस्ते। नमस्ते बेटा। नमस्ते सर। नमस्ते बेटा। हाँ तो हम लोग अपनी क्लास वापस स्टार्ट करते हैं। मैंने कहा ना कि जो ये चक्रवाती तूफान जो आते हैं, इसमें जो हवा जो चलती है वो करीब 119 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार होती है, बहुत तेज बारिश, ठीक है। महासागरों उष्णकटिबंधीय महासागरों में उत्पन्न होती है। ये मैंने आपको अभी बता दिया कि उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज और दक्षिणी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज घूमती है, एंटी क्लॉकवाइज ठीक है। जी। क्लॉकवाइज मतलब हाँ सीधी। घड़ी की दिशा में, है ना। जी जी जी। क्षेत्रीय विशिष्ट मौसम विज्ञान केंद्र टोक्यो में जो है, जिसे RSMC जो जाना था, ये टाइफून्स का नामकरण ज्यादातर वो करता है, ठीक है। नामकरण जो होता है ना, क्या क्या किसका क्या नाम रखना है, तो वो जापान टोक्यो में है, ठीक है। किसी का माइक खुला हुआ है, बंद कर दीजिए कि आवाज रिपीट हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रोजेक्ट चीता के तहत किस राष्ट्रीय उद्यान से में चीतों को लाया गया है? ध्यान रखिए, किस जगह लाया गया है। कौन राष्ट्रीय उद्यान? पूनू राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, नाभि व्यास सर। ठीक, बिल्कुल जी बिल्कुल सर। ठीक। कुन्नो राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। इम्पोर्टेंट, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नामीबिया से लाए गए चीतों को मध्य प्रदेश के, ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश के कुन्नो नेशनल पार्क में एक विशिष्ट बाड़े में रखा गया, ठीक है। ये दुनिया का पहला अंतर महाद्वीपीय परियोजना है। स्थायी समुद्र पर्यटन के लिए एक वैश्विक डिजिटल प्लेटफॉर्म ग्रीन प्रिंस हब किस वैश्विक संस्था से जुड़ा है? ILO, UNS, यूनिसेफ, UNDP, UN, CS का UN, UK स्टेट चैरिटेबल रीफ वर्ल्ड फाउंडेशन और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP ने हाल ही में द ग्रीन स्विंस हब लॉन्च किया है। ये एक वैश्विक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो स्थायी समुद्री पर्यटन को बढ़ावा देता है, ठीक है। समुद्री पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया गया। 7th क्वेश्चन। वर्ष 2022 में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDA में, जैसा कि आपने कई बार नाम सुना है, कितने वर्ष पूरे हो गए इसको? 16। 18 वर्ष। 18 वर्ष, ठीक है। ध्यान रखिएगा, 18वां स्थापना दिवस मनाया गया है अभी हाल फिलहाल में ही। इसकी अध्यक्षता देश के प्रधानमंत्री करते हैं और संबंधित मुख्यमंत्रियों की अध्यक्षता में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक आयोजित की जाती है। इसकी स्थापना वर्ष 2005 में की गई थी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। भारतीय नौसेना द्वारा 19 सितंबर 2022 को किस नौसेना जहाज को सेवा मुक्त किया गया, जिसने अपनी 32 साल तक सेवाएं दी? INS अजय, कुकरी, हाँ बिल्कुल, खंजर, बिल्कुल, अजय, INS अजय। ये 24 जनवरी 1990 में कमीशन मतलब सेना में शामिल किया गया था, ठीक है। बाकायदा एक समारोह में मुंबई के नेवल डॉकयार्ड के पारंपरिक तरीके से आयोजित किया गया था, और ठीक है,
ये किसका था? INS अजय 23वीं पेट्रोल पेट्रोल। वेसल स्क्वाड्रन का हिस्सा था। ध्यान रखिएगा, छोटी छोटी पॉइंट्स हैं, कभी कभी क्वेश्चन चेंज करने के लिए पॉइंट्स चेंज हो जाते हैं। किस भारतीय राज्य ने नीति आयोग की तर्ज पर राज्य स्तरीय संस्था स्थापित करने की घोषणा की? नीति आयोग जैसे केंद्र में है, राज्य में पहली शुरुआत करी है, सर महाराष्ट्र ने करी है। महाराष्ट्र ने करी है, बिल्कुल ठीक। महाराष्ट्र में नीति आयोग की तर्ज पर राज्य स्तरीय संस्था के स्थापित करने की घोषणा की गई है। ये अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाल ही में हैदराबाद मुक्ति दिवस समारोह का उद्घाटन किसने किया? मेरा समारोह उद्घाटन करने का तो एक बार को क्वेश्चन इतना नहीं आता कि किसने किया, वो तो अमित शाह जी ने किया था, लेकिन हैदराबाद मुक्ति दिवस ये इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है ना, इस वर्ष के हाईलाइट में। इसके बारे में आप अपने थोड़ा सा होमवर्क जरूर करिएगा, मैं भी अपना तरफ से कोशिश करी है मैंने, ताकि आपको बताया है। तेलंगाना सरकार और केंद्र सरकार ने 17 सितंबर 2022 को हैदराबाद की मुक्ति के 75वें वर्ष का पूर्ण होने पर एक आयोजन मनाएंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 17 सितंबर को, जो निजाम शासन के तहत भारतीय संघ के साथ तत्कालीन हैदराबाद राज्य के विलय को दर्शाता है। ध्यान रखिएगा, क्योंकि एक बाकायदा कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, इसलिए इसका ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हैदराबाद, इसके बारे में ध्यान रखिएगा, राज्य ब्रिटिश स्वभाव की रियासत थी। इसमें वर्तमान तेलंगाना, मराठवाड़ा, उत्तर कर्नाटक और विदर्भ के कुछ भाग शामिल थे। सन 1724 से लेकर 1948 तक निजाम हैदराबाद राज्य के शासक थे, ठीक है। स्वतंत्रता सेनानियों के प्रदीर्घ हैदराबाद मुक्ति संग्राम के उपरांत 1948 में भारत सरकार द्वारा निजाम शासन के विरुद्ध एक पुलिस कार्रवाई करके हैदराबाद को भारत में समाहित कर लिया गया था। ध्यान रखिएगा, जब भारत आजाद हुआ था तो हैदराबाद भारत में शामिल नहीं था, ये अपना अलग देश बनाना की घोषणा करी थी इन लोगों ने। हैदराबाद अलग था भारत में। 3 रियासतें सर ऐसी थी जो हाँ, शामिल नहीं हो रही थी। नहीं थी, बिल्कुल ठीक, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। और बाकायदा 17 सितंबर 1948 के दिन भारत का मतलब एक निर्णायक मोड़ था। हैदराबाद की जनता की सामूहिक इच्छा शक्ति ने न केवल इस देश को स्वतंत्र देश में शामिल होने का किया, बल्कि एक निजाम के प्रयासों को विफल भी किया। भारत के तत्कालीन गृह मंत्री लौह पुरुष कहे जाते हैं, जिन्हें सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा पुलिस कार्रवाई करने हेतु लिए गए साहसिक निर्णय ने निजाम को 17 सितंबर 1948 को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर किया था। ध्यान रखिएगा, इसका नाम दिया गया था इस कार्रवाई का ऑपरेशन पोलो, ठीक है ना, इसी के द्वारा हुआ था सर जी। तो ऑपरेशन पोलो अगेन। तो इसलिए ये चीज क्योंकि समारोह हुआ था, एक मुद्दा एक अपने आप में हाईलाइट हो जाता है। मैंने कहा ना कि क्वेश्चंस आमतौर पर वही आते हैं जो करंट अफेयर्स में हाईलाइट आ जाते हैं, और वो हाईलाइट होने के बाद भले ही वो किसी और सब्जेक्ट में आ जाए, चाहे हिस्ट्री के पार्ट में आ जाए, लेकिन आना आपके क्वेश्चन पेपर में ही है, ठीक है। स्वतंत्रता मिलने के बाद हैदराबाद की जनता को उनकी आज़ादी 13 महीने और 2 दिन तक संघर्ष करना पड़ा था। मतलब भारत के स्वतंत्र होने के 13 महीने बाद ये शामिल हुआ था। जी सर। 13 महीने 2 किस देश ने विश्व की पहली वन जीव आर्कटिक भेड़िए का सफलतापूर्वक क्लोन बनाया है? क्लोन चीन है सर। हाँ जी, बीजिंग स्थित सिनर्जिकल बायोटेक्निक कंपनी ने दुनिया का पहला क्लोन सर लोमड़ी का बनाया, सर लोमड़ी का आर्कटिक वुल्फ का, हाँ, इसका नाम माया रखा गया, ठीक है। इसका जन्म बीजिंग की एक लैब में हुआ है, बस इतना ही, माया नाम और चीन ने द्वारा बनाया गया, ठीक है। दो इम्पोर्टेंट देश सर, नाम और उसका देश। हाँ जी हाँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में बीजेपी मेयर कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया? की बात है, गुजरात में 2 दिवसीय भाजपा महापौर सम्मेलन का उद्घाटन किया था, ठीक है। भारतीय सेना ने 2023 की सेना दिवस परेड में किस क्षेत्र में स्थानांतरित करने का निर्णय लिया? ये अगेन एक लीक से हटके क्वेश्चन है। सर एक बार बैक
हेलो। पूर्वी कमान। जितेंद्र, हेलो जितेंद्र, हाँ हाँ बताइए बेटा। उत्तरी कमान सर। दक्षिणी कमान। भारतीय सेना ने अपना वार्षिक सेना दिवस परेड को दिल्ली से बाहर पहली बार किया है, निर्णय स्थापित किया है। अब ये कहा गया है कि अब ये हर साल अलग अलग जगह होगा। ठीक है, इस वर्ष 2023 में दक्षिणी कमान क्षेत्र में आयोजित करने का निर्णय लिया है। ठीक है, अब बारी बारी से अलग अलग स्थानों पर होगा। अभी तक तो ये केवल दिल्ली में होती थी। राष्ट्रीय राजभाषा कीर्ति पुरस्कार प्राप्त करने वाली विज्ञान पत्रिका विज्ञान प्रगति किस संस्था द्वारा जारी की जाती है? अगेन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि विज्ञान प्रगति लगभग हर कंपटीशन देने वाला बच्चा पढ़ता है। जी ये कौन छापता है, किसके यहाँ से आती है ये? यार IR सर, CSIR। CSIR साइंटिफिक, हाँ CSIR। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की लोकप्रिय विज्ञान पत्रिका विज्ञान प्रगति को राष्ट्रीय राजभाषा कीर्ति पुरस्कार प्रथम स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? 21 सितंबर। 21 सितंबर सर। हाँ जी, ये संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित है। ठीक है, इनका मकसद क्या है? समाज में मध्य, शांति और सद्भाव लाने के लिए, समावेश के लिए। ठीक है, 22 का थीम याद रखिएगा, वहां तो ठीक है। 21 दिसंबर थीम याद रखिएगा, नक्सलवाद का अंत और शांति की स्थापना। ठीक है, क्वेश्चन का डिफरेंट ग्रुप जो आता है वो यहाँ से आता है, थीम आती है, थीम वाली। थीम। ठीक है, ये थीम जो है। ऑस्कर 2023 के में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किस फिल्म की घोषणा की गई है? छेल्लो सो। बिल्कुल ठीक, हेलो शो। ध्यान रखिएगा, गुजराती फिल्म शेलो। अब शेलो शो तो याद रखेंगे, लेकिन ये भी याद रखेंगे ये गुजराती फिल्म है। ठीक है, एक आने वाले युग का नाटक है, जिस फिल्म भारत के एक सुदूर गांव में रहने वाले 9 वर्षीय लड़के और सिनेमा के साथ उसके लगाव के बारे में है। ठीक, 17, हालांकि ये श्रद्धांजलि के रूप में है। एक क्वेश्चन, हाँ कॉमेडियन, ऐसा आसान क्वेश्चन है, ऐसा कोई नहीं है, लेकिन हाँ कहते हैं एक प्रसिद्ध व्यक्ति थे। ठीक है, 58 वर्ष की उम्र में इनका स्वर्गवास हो गया। ये सर अपने यूपी से थे, कानपुर से। जी। एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट के प्रेसिडेंट के रूप में किस देश के कार्यकाल को 2 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है? ये क्वेश्चन बड़ा टिपिकल है, लेकिन है इंपॉर्टेंट। देश के कार्यकाल को बढ़ाया गया है, ये भारत में ही हो रहा है, इसके 2 कार्यकाल बढ़ाया गया है। देखिएगा, प्रतिष्ठित, इसे कहते हैं AIBD, एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट के अध्यक्ष के रूप में भारत के कार्यकाल को 1 और वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। ठीक है, नई दिल्ली में आयोजित 2 दिवसीय आम सम्मेलन में इसका निर्णय लिया गया। वर्तमान में भारत के CEO और दूरदर्शन के महानिदेशक मयंक कुमार अग्रवाल इसके अध्यक्ष हैं। ध्यान रखिए, ये है क्या चीज, मैंने इंपॉर्टेंट तो कही है, लेकिन ये भी ध्यान रखिए ये है क्या। इसे कहते हैं एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट। 1977 में संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के विकास के क्षेत्र में, ध्यान रखिएगा, कुल इन ओवरऑल क्या चीज है ये? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कंट्रोल का सिस्टम जो आपकी जो है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पूरे एशिया का, AIBD बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आज की तारीख में जब से फेसबुक के कोरोना काल में फेसबुक और ये नए लोकल न्यूज चैनल शुरू हो गए हैं, तो इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इसके ऊपर ये। ठीक है ना, इसलिए इसको मैंने इंपॉर्टेंट कहा। इसका ध्यान रखिए, इसका सचिवालय कहाँ है? कुआलालंपुर में है, और इसकी मेजबानी मलेशिया सरकार करती है हमेशा, लेकिन यह हर एक साल के लिए अलग अलग जगह आयोजित है। इस समय भारत में है, ये अध्यक्षता इसकी भारत कर रहा है यहाँ। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? संस्था विकास के माध्यम से एशिया प्रशांत क्षेत्र में एक जीवंत और संगठित इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का वातावरण प्रदान करना। इस चीज ध्यान रखिएगा, क्या है इसका उद्देश्य? एशिया प्रशांत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, है ना,
संस्थापक सदस्य अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को और एशिया प्रशांत प्रसारण संघ ABU इसके संस्थापक सदस्य थे। ठीक है, सदस्य में भारत सहित एशिया प्रशांत के लगभग 26 देश इसके सदस्य हैं। अभी जो चल रही है वो 47वीं 47 ठीक है चल रही है वार्षिक सभा। किस देश ने अपनी राजधानी का नाम पुनः बदलकर अस्ताना कर दिया है? कजाकिस्तान। बिल्कुल ठीक, कजाकिस्तान। ठीक है, इसका नाम पुराना नाम नूर सुल्तान से वापस सुल्तान था सही। हाँ ठीक है, नूर सुल्तान से वापस अस्ताना कर दिया गया है। एशिया कप 2022 की मेजबानी क्रिकेट महिला कप, एशिया कप बांग्लादेश। श्रीलंका। महिला क्रिकेट महिला एशिया कप है, ध्यान रखिएगा, 1 अक्टूबर से शुरू होने वाली है। ठीक है, 1 अक्टूबर से शुरू होने वाली की मेजबानी कौन करेगा? बांग्लादेश। हाल ही में किस चिड़ियाघर को भारत का सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर घोषित किया गया है? कानपुर से। दार्जिलिंग चिड़ियाघर, जिसका बॉटिकल नेम है पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, जिसे दार्जिलिंग चिड़ियाघर भी कहा गया है। ये खासतौर पर रेड पांडा के लिए मशहूर है। ठीक है, विश्व गुलाब दिवस, वर्ल्ड रोज डे, 20 सितंबर। 22 सितंबर आज के दिन, तो कल के दिन। इसका ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है, ये कैंसर रोगियों के कल्याण के लिए है। कैंसर इसलिए गुलाब दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये दुनिया की सबसे घातक बीमारी जो आजकल चल रही है इस समय, उनके प्रति पीड़ित परिवार या पीड़ित सदस्य लोगों के प्रति समर्थन और प्यार दिखाने के लिए मनाया जाता है। ठीक है, ताकि उन्हें भावनात्मक समर्थन और विश्वास दिलाया जा सके, जिससे मदद से कोई सबसे बड़ी लड़ाई भी कठिन लड़ाई जीत जाके जहाँ तक कैंसर से भी जीता जा सके। ठीक है, तो कैंसर के प्रति ये बनाया जाने लगा। इंडिया हाइपरटेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव किस वर्ष शुरू की गई हाई ब्लड प्रेशर वालों के लिए? 2018। 17 शुरू किया। इसका पहला मिशन उद्देश्य 2025 तक उच्च रक्तचाप के मुद्दे को 25% तक कम करना है। मतलब हाई ब्लड प्रेशर के लोगों को जो टारगेट रखा गया है कि इससे 2025 तक हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स की संख्या में कमी करना। ठीक है, सरकारी सुविधाएं, स्वास्थ्य सुविधाएं लोगों तक पहुंचाना। कन्वेस पोर्टल संयुक्त रूप से किन 2 मंत्रालय द्वारा संचालित किया जा रहा है? सबसे पहला कृषि मंत्रालय और खाद्य प्रसंस्करण द्वारा। ठीक है, संयुक्त रूप से कृषि अवसंरचना कोष कृषि अवसंरचना कोष, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना का औपचारिकरण और प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के बीच एक कन्वर्जेंस पोर्टल लॉन्च किया है। ध्यान रखिएगा, इन सबको जोड़ा गया है, इसके माध्यम से इन स्कीमों को जोड़ा गया है। ठीक है, हाल ही में मिशन अमृत सरोवर के क्रियान्वयन में कौन शीर्ष पे रहा? पहले तो ये पता होना चाहिए मिशन अमृत सरोवर क्या है, फिर कौन सा प्रदेश सबसे आगे है। तो फिर बात करते हैं कि आंसर से उत्तर प्रदेश सबसे आगे रहा इसके क्रियान्वयन में। अब हम जानेंगे ये है क्या चीज़। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये है क्या? ये ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा मिशन अमृत सरोवर की एक प्रगति की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की गई। तो मतलब इसमें है क्या? जल संरक्षण के उद्देश्य शुरू की गई। ठीक है, 24 अप्रैल 2022 से। इसका उद्देश्य क्या है? देश के प्रत्येक जिले में कम से कम 75 जल निकायों का विकास और कायाकल्प करना। ठीक है, मतलब जहाँ देखेंगे जल स्रोत हैं या तालाब वगैरह हैं, उनका कायाकल्प करना। और इसमें शामिल जो किया गया है वो 6 मंत्रालय या विभागों को शामिल किया गया है। ये इंपॉर्टेंट है।
अकेला एक तो कर नहीं सकता। ग्रामीण विकास, भूमि संसाधन विभाग, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल संसाधन विभाग, पंचायती राज मंत्रालय, वन पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। ध्यान रखिए, जो आप कहते हैं ना, जो तालाब वगैरह गाँव जो होते हैं, जो लोग अतिक्रमण कर लेते हैं, ये उनका विकास करना है उसमें, मतलब ताकि वो तालाब जल स्रोत बंद ना किए। तकनीकी भागीदार कौन है इसमें? भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय अनुप्रयोग व भू सूचना विज्ञान संस्थान को मिशन के लिए तकनीकी भागीदार बनाया गया है। ठीक है, क्रियान्वयन के लिए विशेष ग्राम सभा अनुमोदित की जाएगी और वही पंचायत पार्टी निधि नाम से इसके विकास की निगरानी करेगी। ठीक है, हम कोशिश करते हैं कि छोटे छोटे टॉपिक्स जो आते हैं हम छोटे छोटे डिस्कस करते हैं, उनके बारे में डिटेल भी हम आपको लेकर आए। नॉर्थ चैनल को पार करने वाले पहले उत्तर पूर्वीय भारतीय एल्विस अली हजारिका किस राज्य से संबंधित है? असम से। आसाम, ध्यान रखिएगा, आसाम से। अब यहाँ 2 क्वेश्चन आते हैं, लगातार 2 क्वेश्चन मिलते हैं आपको। सी नहीं है बेटा, आसाम है। ठीक है, ए। एक वरिष्ठ तैराक हैं एल्विस अली हजारिका, ठीक है ना, जो नॉर्थ चैनल को पार करने वाले पहले उत्तर पूर्वी तैराक बने। वह नॉर्थ चैनल को पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय तैराक भी हैं। इनकी टीम ने ये पूरा जो किया उपलब्धि हासिल करी 14 घंटे 38 मिनट में। ठीक है, दूसरी बात अब आ जाती है, नॉर्थ चैनल है कहाँ? उत्तर पूर्वी उत्तरी आयरलैंड और दक्षिणी पश्चिम स्कॉटलैंड के बीच नॉर्थ चैनल जलडमरू मध्य है। ठीक है, इसकी लोकेशन भी आपको ध्यान रखनी है। 28 क्वेश्चन 28। सीएम द हैसी वेब पोर्टल किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया है? मणिपुर। हाँ, आप लोग जरा जब तक आंसर दिए, मैं एक बार आप लोगों की अटेंडेंस लगा दूं। ठीक है बेटा, 1 सेकेंड होल्ड कीजिएगा। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन्द्र सिंह ने इम्फाल में एक वेब पोर्टल लॉन्च किया है। जैसे यहाँ यूपी में जन सुनवाई चल रहा है, ऐसे ही वहाँ पे इन्होंने क्या सीएम द हैसी लॉन्च किया है, जिसके ठीक है, जिसका अनुवाद में है सीएम को सूचित करना है। मतलब अगर आम जनता की कोई शिकायत है, उसका समाधान है, तो वो इस पोर्टल पे, इस वेब पोर्टल पे अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। किस राज्य सरकार ने हाल ही में दौलताबाद किले का नाम बदलकर देवगिरी किला करने की घोषणा की है? महाराष्ट्र। दौलताबाद, महाराष्ट्र। ठीक है, दौलताबाद किला वही है ना। हाल ही में किस संस्था ने आंगन 2022 सम्मेलन का आयोजन किया है? ऊर्जा दक्षता ब्यूरो। ये तो बहुत छोटे शॉर्ट क्वेश्चन है, ज्यादा डिटेल में नहीं, मैं तो लाऊंगा तो देख लेंगे। ठीक है ना, आंगन 2022 सम्मेलन। हाल ही में कौन भारत के 76वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने? प्रणव आनंद। ये भी एक अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में स्वाति पीरामल को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा गया है? फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान स्वाति पीरामल को दिया गया है। अब छोटे छोटे अलग अलग पॉइंट्स डिस्कशन वाले। लिथियम सेल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो न्यूज में हाईलाइट हो रहा है इस समय। ठीक है, लिथियम सेल, जैसे आप लोग आजकल तो डिजिटल में सभी इन्वॉल्व हैं, मोबाइल और क्या नाम है, पावर बैंक, जो बैटरी यूज होती है, सब जानते हैं, बाहर से इंपोर्ट होती है, बाहर से खरीदी जा रही है। ठीक है ना, कहाँ से आती है? आप भी जब जाते हैं, जाता जापान, चीन, मैक्सिमम तो चीन से या चाइना से ही आ रही है।
तो बस अब उसके लिए प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि इसकी जो है इस सेल का निर्माण यहीं भारत में किया जाए। तो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री श्री राजीव चंद्रशेखर जी ने ऐसे तिरुपति में लॉन्च किया है। ध्यान रखिएगा, आंध्र प्रदेश के तिरुपति में इसकी पहला संयंत्र लगाया जा रहा है, जिसका प्रतिदिन 20,000 सेलों का उत्पादन करने का लक्ष्य है। आत्मनिर्भरता इसकी यह है कि भारत के से पहला संयंत्र है। अभी तक ये चीन अन्य देशों से लिथियम बैटरी का ये आयात की जाती थी। लिथियम सेल निर्माण संयंत्र की उत्पादन क्षमता लगभग ये मान के चलिए 10 एम्पियर प्रति घंटा की क्षमता वाली 20,000 सेलों का उत्पादन करना है। ठीक है, इससे वर्तमान जरूरतें जो भारत में हैं उसका लगभग 60% पूरा हो सकता है। अभी तक ये कहाँ से आई थी? चीन, वियतनाम, दक्षिण कोरिया और हांगकांग से इसकी आपूर्ति की जा रही थी, जैसा हमने अभी अभी डिस्कशन किया। ठीक है, तो अब इसका भारत में ही अब इसका प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है कि इसका उत्पादन यहाँ किया जाए। अब आपको साइंटिफिक क्वेश्चन है कि लिथियम सेल है क्या? ये एक बैटरी है। ठीक है, जो लिथियम आयनों को अपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के मुख्य घटक के रूप में प्रयोग करती है। डिस्चार्ज के दौरान एनोड से लिथियम परमाणु आयनित होते हैं और उनके इलेक्ट्रॉनों से अलग हो जाते हैं और यह प्रक्रिया चलती रहती है। यह बैटरी प्रति यूनिट द्रव्यमान और इकाई मात्रा में बहुत अधिक वोल्टेज और चार्ज क्षमता रखने में सक्षम होती है। इसका उपयोग मैंने बता दिया, पावर बैंक मेन है, मोबाइल फोन, ब्लूटूथ उपकरण इनमें किया जाता है। नेक्स्ट, आजकल एक जो बहुत ही न्यूज़ में रहा, आप लोगों ने कभी ध्यान दिया होगा, सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट जो अभी स्थापित किया गया है विश्व के सबसे ऊंचे बैटलफील्ड युद्ध के मैदान में, यस सर। यानी सियाचिन ग्लेशियर, सैटेलाइट ब्रॉडबैंड आधारित इंटरनेट सेवा। ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर लगभग 19,000 फीट के ऊंचाई पर है। जो इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि पहली बार ऐसा हुआ है। सियाचिन सिग्नल्स सैटेलाइट आधारित इस सेवा को 14 कोर या फायर एंड फ्यूरी क्रॉप्स, ध्यान रखिएगा कौन यूज़ करेगा, ये वहाँ पे सियाचिन में रहने वाले ये दो रेजिमेंट वहाँ पे हैं। सेना है सर वहाँ पे तो ज़्यादा दिक्कत। हाँ, सियाचिन सिग्नल्स द्वारा स्थापित की गई है। ठीक है, ये सुविधा भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड BBNL द्वारा उपलब्ध कराई गई है, जो भारत सरकार का एक उपक्रम है। ठीक है, सेना के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ये बहुत ही दुर्गम क्षेत्र है और वहाँ से संपर्क में रहने के लिए, बेस से जुड़े होने के लिए ये काफ़ी आर्मी इंटेलिजेंस के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लिंक नहीं है वहाँ पे आपका सीधा। सियाचिन ग्लेशियर्स के बारे में ध्यान रखिए, सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है, हिमालय का पूर्वी काराकोरम रेंज में स्थित है। ठीक है ना, यहाँ एक और पाकिस्तान है और दूसरी ओर चीन है। चीन है। यहाँ ध्यान रखिएगा, ये ऑपरेशन मेघदूत वर्ष 1984 में किया गया था, जिससे सियाचिन ग्लेशियर्स भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का भाग है। और 84 में भारत ने ऑपरेशन मेघदूत चलाकर पाकिस्तान से इसे मुक्त कराया था, इसलिए ये विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र भी कहा जाता है। यहाँ लगभग सर्दियों में -60 डिग्री तक टेम्परेचर चला जाता है। जी सर। -60। अगर आप मैप की बात करें तो कुछ इस तरीके से है। ये नया मैप है, BBC द्वारा जारी किया गया, ध्यान रखिएगा। ये लद्दाख इधर बना हुआ है, इधर जम्मू कश्मीर, दोनों आपके केंद्र शासित प्रदेश हो गए, और ये लाइन ऑफ कंट्रोल जारी है इसका, ये सियाचिन ग्लेशियर्स यहाँ मार्क करा हुआ है। ठीक है, ये पाकिस्तान और ऑक्युपाइड कश्मीर, अक्साई चीन, ताकि आपको ये अंदाजा रहे सियाचिन है किधर। ये आज की लाइव स्लाइड थी। हाँ।